चलो वेलकम डियर स्टूडेंट। तो आज हम लेक्चर 9 में है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के। ठीक है, लास्ट लेक्चर तक हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। हम देखते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का क्वेश्चन नंबर 5 आज हम देखेंगे। लास्ट लेक्चर तक हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक देखा था। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 5 में पहले बोला क्या है। सबसे पहले मैंने आपको बताया था क्या कि जब भी इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन का क्वेश्चन करेंगे तो हम एसेट पहचानेंगे कि हमारा एसेट कौन सा है। मैंने बताया था कि दो टाइप का एसेट होता है। कुछ एसेट ऐसे होते हैं कि जिसमें खाली 12 महीने का टाइम होता है 1 ईयर का, कि उसके अंदर अगर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और कुछ एसेट ऐसे होते हैं जहां पे 3 साल का टाइम होता है 36 मंथ्स का, कि उसके अंदर बेचा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, और फिर पहला काम तो यह है कि एसेट पहचानना कि एसेट कौन सा है, और दूसरा काम यह है देखना कि परचेज और सेल के बीच में कितने इयर्स का गैप है। ठीक है, अगर हमारा एसेट 1 ईयर वाला होगा तो 1 ईयर के बाद अगर बेचा है, खरीदने और बेचने में 1 ईयर से ज्यादा का गैप है तो आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और खरीदने और बेचने में 1 ईयर से कम का गैप है तो वहां पे आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सेम अगर हमारा एसेट 36 मंथ्स वाला है 3 इयर्स वाला, तो 3 इयर्स के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, और 3 इयर्स के अंदर बेचेंगे तो क्या कैलकुलेट करेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या बोला देखो क्वेश्चन में, मिस्टर ए परचेज a house in December 1995 for ₹50,000। मिस्टर ए ने दिसंबर 1995 में घर खरीदा, घर को परचेज किया। कितने में परचेज किया, 50,000 में। अब दिसंबर 1995 कौन से ईयर में आता है, तो 94 और 95, जो 1 अप्रैल 1994 से स्टार्ट होगा 31 मार्च 1995 को खत्म होगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ईयर है दिसंबर 1995, ये हमारा आएगा 95 और 96 में, जो कि स्टार्ट होगा 1 अप्रैल 1995 को और खत्म होगा 31 मार्च 1996 को। इसी बीच में दिसंबर 1995 आएगा। ठीक है, तो ईयर 95-96 में मिस्टर ए ने घर को परचेज किया, कितने में, 50,000 में। आगे, दिस प्रॉपर्टी वॉज गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड मिस्टर बी इन जुलाई 2005। जुलाई 2005 में मिस्टर ए ने क्या किया, जुलाई 2005 में अपना ये प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दिया। किसको गिफ्ट में दे दिया, तो मिस्टर बी को। ठीक है, गिफ्ट में दिया तो पैसा तो कुछ लिया नहीं होगा। अब जुलाई 2005 ये कौन से ईयर में आएगा, जुलाई 2005, तो यह आपका आएगा 2005 एंड 2006, इस ईयर में आएगा 2005 एंड 6 में, जो कि स्टार्ट हुआ होगा 1 अप्रैल 2005 को, खत्म होगा 31 मार्च 2006 को। ठीक है, गिफ्ट में दे दिया मिस्टर बी को मिस्टर ए ने अपना प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां तक देख के यही लगता है कि हाउस है, तो हाउस हमारा कौन से प्रॉपर्टी में आता है, 36 मंथ्स वाले में, कि 3 साल के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 3 साल के पहले बेचेंगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। आगे, द फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी ऑन एडिशन टू द हाउस। अब ए और बी ने और क्या क्या खर्चा किया था घर के ऊपर, कौन कौन से ईयर में किया था, वो सब यहाँ पे 1 बाय 1 दिया है। सबसे पहला, एडिशन ऑफ 1 रूम बाय मिस्टर ए इन 1998-1999 45,000। मिस्टर ए ने क्या किया, 98 और 99 में एक रूम ऐड किया। ये जो एडिशन होता है इसको एक तरीके से बोल सकते हैं इंप्रूवमेंट। तो 98 और 99 में पहली बार इंप्रूवमेंट हुआ, और कितने का इंप्रूवमेंट हुआ, तो 45,000 का। ठीक है, वापस से और एक बार इंप्रूवमेंट हुआ, एडिशन ऑफ 2 रूम बाय मिस्टर ए इन 2002 एंड 3, 2002 और 2003 में वापस से इंप्रूवमेंट हुआ। अब इंप्रूवमेंट कितने का हुआ, तो 3 लाख का, 3 लाख। उसके बाद एक और बार इंप्रूवमेंट हुआ, वो कब हुआ, एडिशन ऑफ 3 रूम बाय मिस्टर बी। अब इंप्रूवमेंट किसने किया, मिस्टर बी ने, क्योंकि 2005 के बाद से प्रॉपर्टी किसके पास चले गया, मिस्टर बी के पास। तो ये देखो थर्ड इंप्रूवमेंट कब हुआ, 2010 और 11 में, और 2010 और 11 में प्रॉपर्टी किसके पास था, मिस्टर बी के पास था ना। अरे 2005 के पहले 2002 और 3 में प्रॉपर्टी किसके पास था, ए के पास था। 1998-1999 में किसके पास प्रॉपर्टी था, ए के पास था। तो इसलिए ये टाइम पे इंप्रूवमेंट किसने किया, मिस्टर ए ने। लेकिन 2010 और 11 में प्रॉपर्टी किसके पास था, मिस्टर बी के पास, इसलिए 2010 और 11 में इंप्रूवमेंट किसने किया है, मिस्टर बी ने। ठीक है, और मिस्टर बी ने कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट किया, 2010 और 11
ठीक है, और कितने का इंप्रूवमेंट किया मिस्टर बी ने? 7 लाख का। ठीक है, ओके, तो समझ में आया यहां तक कि 1995-96 में घर को परचेस किया मिस्टर ए ने, कितने में? 50,000 में। लेकिन मिस्टर ए ने 2005 और 6 में घर गिफ्ट में दे दिया, किसको दे दिया? मिस्टर बी को। और इस घर में 3 बार इंप्रूवमेंट किया था, 2 बार मिस्टर ए ने और 1 बार मिस्टर बी ने। अब आगे, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी ऑन 1/4/2001 was ₹4 लाख। अब घर का फेयर मार्केट वैल्यू 1 अप्रैल 2001 को कितना था फेयर मार्केट वैल्यू? तो घर का फेयर मार्केट वैल्यू था 4 लाख 1 अप्रैल 2001 को। मैंने आपको बताया था कभी भी प्रॉपर्टी अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो यहाँ भी प्रॉपर्टी देखो कब खरीदा? 95-96 में, 1 अप्रैल 2001 के बहुत पहले है, इसलिए यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू दिया है 1/4/2001 का। ठीक है, आगे, द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर ₹40 लाख इन नवंबर 2019। अरे नवंबर 2019 में प्रॉपर्टी को सोल्ड कर दिया, कितने में सोल्ड कर दिया? 40 लाख में। अब नवंबर 2019 ये कौन से ईयर में आता है? तो नवंबर 2019 आता है 19 और 20 में। ठीक है, आगे बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गेन इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी। अब देखो 2019 और 20 में प्रॉपर्टी को बेचा, किसने बेचा होगा? ए ने कि बी ने? तो मिस्टर बी ने। क्यों? क्योंकि ए ने तो प्रॉपर्टी गिफ्ट में दे दिया था बी को। अब प्रॉपर्टी अगर बेचेगा 19 और 20 में, तो कौन बेचेगा? मिस्टर बी। तो इसके लिए बोला है कंप्यूट द अमाउंट ऑफ टैक्सेबल गेन, कि कैपिटल गेन निकालो, शॉर्ट टर्म होगा कि लॉन्ग टर्म होगा, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर बी, कि मिस्टर बी को कितना टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है, ए को नहीं। अरे ए ने तो गिफ्ट में मिस्टर बी को दे दिया था, कब दे दिया? 2005 में। अब 2005 से मिस्टर बी के पास एक घर था, तो मिस्टर बी ने इसको कब बेच दिया? 19 और 20 में। तो अब हम निकालेंगे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब देखो मिस्टर बी ने तो प्रॉपर्टी खरीदा नहीं था, खरीदा किसने था? ए ने। कब खरीदा था? 95-96 में। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन मिस्टर ए का नहीं निकालना है, हमको किसका निकालना है? मिस्टर बी का। अब मिस्टर बी के हाथ में प्रॉपर्टी कौन से ईयर में आया? 2005 और 6 में। तो मान लेते हैं कि मिस्टर बी ने 2005 और 6 में प्रॉपर्टी खरीदा, 2005 और 6 में खरीदा और 19 और 20 में जाके बेचा, 3 साल से ज्यादा का गैप है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, अब 1 बाय 1 फॉर्मेट बनाते हैं और उसमें इसको उतारते हैं। ठीक है, फॉर्मेट मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कैसे बनाते हैं। 2 कॉलम बनता है फॉर्मेट में, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। चलो फॉर्मेट बनाते हैं, 1 बाय 1 इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले ऊपर क्या लिखते हैं हम? कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ठीक है, कितना कॉलम बनाएंगे हम? यहां पे 2 कॉलम बताया था मैंने आपको, चाहे शॉर्ट टर्म निकाले चाहे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, यही 2 कॉलम बनता है। एक कॉलम होगा आपका पर्टिकुलर्स का, ठीक है, एंड सेकेंड कॉलम किसका होगा? अपना अमाउंट का। फर्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स एंड सेकेंड कॉलम किसका होगा? हमारा अमाउंट रुपीस, अमाउंट रुपीस। ठीक है, चलो सबसे पहले पर्टिकुलर्स में क्या आता है? फुल वैल्यू ऑफ, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में हम क्या लिखते हैं? सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। चलो अपने केस में प्रॉपर्टी कितने में बेचा था? इसमें देखो प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर ₹40 लाख, 40 लाख रुपया था सेलिंग प्राइस। ओके, इसमें से क्या लेस करते हैं? सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस में से लेस किया जाता है ट्रांसफर एक्सपेंस, ट्रांसफर एक्सपेंस मतलब कि ब्रोकरेज कुछ अगर बेचने के टाइम पे पे किया है तो अपने क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं ट्रांसफर एक्सपेंस। ठीक है, तो यही 40 लाख
आपका बच जाएगा, क्या बोलते हैं इसको, सेलिंग प्राइस में से ट्रांसफर एक्स में निकलने के बाद, तो ये 40 लाख को हम बोलते हैं नेट कंसीडरेशन, नेट कंसीडरेशन, ठीक है, ओके, नेट कंसीडरेशन। इसके बाद क्या लेस करते हैं हम, इसके बाद यहां पे लेस होता है लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो क्या लेस करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जितने में खरीदा वो लेस करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इसलिए इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। फॉर्मूला क्या होता है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मल्टीप्लाई बाय, ऊपर इंडेक्स कौन से ईयर का आता है, इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर, जिस ईयर में ट्रांसफर करते हैं उस ईयर का इंडेक्स आता है, और नीचे कौन से ईयर का इंडेक्स आता है, इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, ठीक है। अब देखो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने में खरीदा, तो 95-96 में 50,000 का खरीदा था, ठीक है, 95-96 में कितने का खरीदा था, 50,000 का इन्होंने अपना प्रॉपर्टी परचेज किया था, 95 और 96 में 50,000 का इन्होंने अपना प्रॉपर्टी परचेज किया हुआ था। अब 95-96 में मिस्टर ए ने परचेज किया था, बराबर, हमने देखा था कि 95-96 में मिस्टर ए ने परचेज किया था, कितने में परचेज किया था, तो 50,000 में, ओके, और इतना हमने किया था कि मिस्टर ए ने 95-96 में 50,000 का मिस्टर ए ने प्रॉपर्टी को परचेज किया था। अब बात यहां पे ये है कि मिस्टर ए का तो हम निकाल ले रहे हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किसका निकाल रहे हैं, तो हम इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं मिस्टर बी का। अब मिस्टर ए ने 95-96 में परचेज किया, वो भूल जाओ, जुलाई 2005 में मिस्टर बी को ट्रांसफर किया, मतलब 2005 और 6 में इसने प्रॉपर्टी को गिफ्ट में दे दिया, किसको दे दिया, गिफ्ट में मिस्टर बी को, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कभी भी प्रॉपर्टी अगर 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदते हैं तो क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया होता है 1/4/2001 का, ठीक है, और क्यों फेयर मार्केट वैल्यू दिया था 1/4/2001 का, बिकॉज साल 2001 और 2 में पहली बार इंडेक्स आया था। अगर मैं यहां पे मान लो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 लिख दूं, ठीक है, इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या, अपना इंडेक्स ईयर ऑफ ट्रांसफर कौन से ईयर में ट्रांसफर किया, 19 और 20 में, इस ईयर का इंडेक्स 289 है। नीचे लिखना होता है इंडेक्स ईयर ऑफ परचेज, अब परचेज कौन से ईयर में किया, 95-96 में, 95-96 में इंडेक्स था क्या, नहीं था, तो हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50,000 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई भी क्वेश्चन में ऐसा दिया होगा कि एसेट को परचेज किया है 1/4/2001 के पहले, तो उस क्वेश्चन में फेयर मार्केट वैल्यू दिया होगा 1/4/2001 का, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हम क्या लेंगे, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में क्वेश्चन नंबर 4 में भी किया था, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना है 50,000, उसको कंपेयर करने का फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, और फेयर मार्केट वैल्यू 1/4/2001 को कितना है 4 लाख, ये दोनों में से विच एवर इज हाई, दोनों में से ज्यादा क्या है 4 लाख ज्यादा है, तो हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में लेंगे 4 लाख, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में आएगा 4 लाख, ऊपर क्या लेते हैं इंडेक्स कौन से ईयर का, जिस ईयर में ट्रांसफर किया, तो ट्रांसफर कौन से ईयर में किया 19 और 20 में, बराबर ना। अरे कब बेचा देखो प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी वाज सोल्ड फॉर 40 लाख इन नवंबर 2019, नवंबर 2019 कौन से ईयर में आता है 1920, तो इस ईयर का इंडेक्स लेंगे 289, और नीचे
इंडेक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन, सही में प्रॉपर्टी कब खरीदा था? 95 96 में, लेकिन वो ईयर में इंडेक्स था ही नहीं। हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कौन से डेट का लिया है? 1 for 2001। 1 for 2001 कौन से ईयर में आता है? 2001 एंड 2। हम यहाँ पे 2001 और 2 लेते, लेकिन कब लेते? 2001 और 2। अगर ये प्रॉपर्टी, ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन हम मिस्टर ए का निकालते तो हम लेते 2001 और 2। हम ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किसका निकाल रहे हैं? हम ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकाल रहे हैं मिस्टर बी का। तो अब ये देखने का कि मिस्टर बी के हाथ में प्रॉपर्टी कब आया? तो मिस्टर बी के हाथ में प्रॉपर्टी आया था 2005 और 6 में, बराबर ना? अरे यहाँ पे बोला था ना, द प्रॉपर्टी वाज गिफ्टेड टू हिज फ्रेंड मिस्टर बी इन जुलाई 2005। तो 2005 और 6 में मिस्टर बी के हाथ में प्रॉपर्टी आया, मतलब मिस्टर बी ने प्रॉपर्टी कब खरीदा? 2005 और 6 में। तो हम यहाँ पे इंडेक्स 2001 और 2 का नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 1 और 2 का इंडेक्स लिया था, बराबर, लेकिन हम यहाँ पे इंडेक्स लेंगे 2005 का और 2006 का। 2005 और 6 का इंडेक्स कितना है? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है 117। बोलोगे सर ये रेट आपने लिया है 2001 और 2 का, यहाँ इंडेक्स ले रहे हो 2005 और 6 का, क्योंकि 2005 और 6 में प्रॉपर्टी का वैल्यू कितना था अपने को नहीं मालूम है, ठीक है? तो हम मान के चलेंगे कि वही 4 लाख रुपया है 2005 और 6 में भी, ठीक है? इसको कैलकुलेट करेंगे, जो भी आएगा अमाउंट हम यहाँ पे उसको लेस कर देंगे, ठीक है? बाद में उसको करते कैलकुलेट। उसके बाद ये तो हो गया कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इसके बाद क्या लेस करते हैं? लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब देखो इंप्रूवमेंट कितने बार किया है प्रॉपर्टी को? एक बार इंप्रूवमेंट किया 98 99 में। मैंने बताया था 1 अप्रैल 2001 के पहले कोई भी इंप्रूवमेंट होगा तो उसको क्या करेंगे? इग्नोर। तो ये 1 अप्रैल 2001 के पहले है, ठीक है? तो इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको कंसीडर नहीं करता। एक नोट हम लिख देंगे इसके लिए, ठीक है? उसके बाद दूसरा कब किया इंप्रूवमेंट? 2002 और 3 में, तो इसको हम लेंगे 2002। पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं कि इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीप्लाई बाय ऊपर कौन से ईयर का इंडेक्स आएगा? ऊपर इंडेक्स आएगा ईयर ऑफ ट्रांसफर का, ठीक है? और नीचे कौन से ईयर का इंडेक्स आएगा? इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट, ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट का इंडेक्स आएगा, ओके? उसके बाद अब इंप्रूवमेंट हम 2 ही लेना, ये तो इग्नोर करना है। पहले 2002 और 3 का, तो पहले 2002 और 3 का। 2002 और 3 में इंप्रूवमेंट के पीछे कितना खर्चा किया था? 3 लाख। तो वो 3 लाख यहां पे लेंगे, 3 लाख। ऊपर कौन से का इंडेक्स आता है? ईयर ऑफ ट्रांसफर। ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या हर जगह वही आएगा 19 और 20। 19 20 का इंडेक्स कितना है? 289। और नीचे आएगा इंडेक्स ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट। तो कौन से ईयर में इंप्रूवमेंट किया है? 2002 और 3 में। 2002 और 3 में इंप्रूवमेंट किया, 2002 और 3। और 2002 और 3 में कितना है इंडेक्स? देखो 2002 और 3 में इंडेक्स है 105, तो हम यहां पे लेंगे 105, ठीक है? जो भी इसको कैलकुलेट करके आएगा यहां पे उसको लिखेंगे। एक और इंप्रूवमेंट किया है 2010 और 11 में, तो अब इसका लेंगे अब 2010 और 11 का। 2010 एंड 11 कितने का इंप्रूवमेंट किया? 7 लाख का। तो यहां पे अमाउंट में आएगा कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में 7 लाख, ठीक है? 7 लाख। फिर कौन से ईयर का इंडेक्स लेते हैं? ईयर ऑफ ट्रांसफर का। ईयर ऑफ ट्रांसफर 19 20। 19 20 का इंडेक्स है 289। और नीचे ईयर ऑफ इंप्रूवमेंट तो वो है 10 और 11। 10 और 11 का इंडेक्स कितना है? देखो 10 और 11 का इंडेक्स है 167। 167 जो भी आएगा यहां पे लेस करेंगे, जो फाइनल अमाउंट होगा उसको हम बोलेंगे टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है? चलो अब ये जो ब्रैकेट्स है इसको मैं सॉल्व करता हूं, आप भी इसको कैलकुलेट करो कितना आता है। देखो क्रॉस चेक कर लेना।
पहला यहां पे 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 117, यह आ रहा है 988034, 988034, ठीक है, 9,88,034। अब यह वाला सॉल्व करते हैं। 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 105, ये है 825,714.2। पॉइंट के बाद 5 के ऊपर रहेगा तो राउंड ऑफ करने का, 5 या 5 के ऊपर, तो यहां लिखेंगे 825,714, ठीक है। इसके बाद लास्ट वाला 7 लाख मल्टीप्लाई बाय 289 डिवाइड बाय 167, ये है 1211,377.2। तो फिर से पॉइंट वाले को छोड़ देंगे, 1211,377, 377। अब इसको लेस कर देंगे 40 लाख में से, 40 लाख माइनस 988,034 माइनस 825,714 माइनस 1211,377, बचेगा यहां पे 974,875, 9,74,875। यह आपका रहेगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। तो जब भी मैंने बताया था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकालते हैं तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो 4 लाख रुपया वैल्यू था कब 2005 और 6 में, 19-20 में आके उसका वैल्यू हो गया 9,88,034। इंप्रूवमेंट के केस में भी वही था, जो 3 लाख वैल्यू था 2002 और 3 में, 19-20 में आके वैल्यू कितना हो गया 8,25,714। उसी तरीके से जो 7 लाख वैल्यू था 2010-11 में, वो 19-20 में आके कितना हो गया 12,11,377। जो बच गया ये होगा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये क्वेश्चन में न्यू क्या था, ये गिफ्ट वाला कॉन्सेप्ट। नॉर्मली यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था, हमने फेयर मार्केट वैल्यू लिया था 1 for 2001 का, तो यहाँ पे 2001 और 2 का इंडेक्स आता जो कि 100 होता है। लेकिन यहाँ पे 2001 और 2 कब लेते, अगर मिस्टर ए का निकालते इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, तो हम किसका निकाल रहे हैं, मिस्टर बी का। और मिस्टर बी को प्रॉपर्टी कौन से ईयर में मिला, 2005 और 6 में गिफ्ट में मिला, इसलिए हमने यहाँ पे इंडेक्स लिया 2005 और 6 का। और वैल्यू कौन से ईयर का लिया, 2001 और 2 का। यह अज्यूम किया कि जो 2001 और 2 में वैल्यू था वही 2005 और 6 में भी है, ठीक है। तो ये हमने निकाला कंप्यूटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो पहले आप लोग क्वेश्चन कॉपी कर लो, क्वेश्चन नंबर 5, फिर इसको पूरा सोल्यूशन कॉपी कर लो, ठीक है। तो इतना था हमारा इस लेक्चर के लिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। चलो इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लो आप लोग। कुछ अगर डाउट होगा तो आप लोगों को मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। कॉपी कर लो। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के साथ। ठीक है स्टूडेंट, तो इतना कॉपी हुआ। बाकी मैंने आपको बताया था कि नोट्स लिखना होता है। जब भी हम ये लेते हैं फेयर मार्केट वैल्यू वाला चीज, चाहे ये हम इग्नोर है, हमने किया है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 1998 1999 वाला, तो इसका हमको नोट लिखना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखा था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये तो आपका कॉपी हो गया, मैं यहीं पे नोट लिख देता हूं, नोट नंबर 1 और 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमने लिखा था, यहां भी हम लिख देते हैं। चलो तो हेडिंग्स उसका डालते हैं, नोट्स, हेडिंग डालते हैं नोट्स, ठीक है। नोट्स के अंदर नोट 1, नोट 1 वही है कि प्रॉपर्टी अगर एक्वायर किया 1 for 2001 के पहले, ठीक है, इफ द
प्रॉपर्टी इज, प्रॉपर्टी बोलो है कैपिटल एसेट, इफ द कैपिटल एसेट is purchased before 1/4/2001, then while calculating index cost of acquisition, while calculating index cost of acquisition should be taken as cost of acquisition or fair market value on 1/4/2001, whichever is high। ठीक है, तो बोलता है कभी भी कैपिटल एसेट अगर 1/4/2001 के पहले खरीदेंगे तो उस केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या लेंगे, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कैलकुलेट करने के टाइम पे जो भी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा उसको कंपेयर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन 1/4/2001, दोनों में से जो ग्रेटर होगा वो हम लेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ठीक है, लेकिन हमने हमारे क्वेश्चन में भी वही सेम काम किया था। ठीक है, उसके बाद नोट नंबर 2 मैंने बताया था कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले होगा उसको क्या करेंगे, इग्नोर। एनी इंप्रूवमेंट made in capital asset before 1/4/2001, it is to be ignored। कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। therefore improvement done by Mr. A in 1998-99 is ignored। कोई भी इंप्रूवमेंट अगर 1/4/2001 के पहले करेंगे उसको क्या करेंगे, इग्नोर। इसके लिए मिस्टर ने जो इंप्रूवमेंट किया 98-99 में उसको हमने क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ठीक है, तो सॉल्यूशन लिखने के बाद ये दोनों नोट आप लिख लेना। ठीक है, बाकी इस क्वेश्चन के लिए इतना ही था, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलो इसको कॉपी कर लो, कोई डाउट होगा तो आप मेरे को मैसेज करके पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।